हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम कक्षा 7 के पाठ 6 समय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ज्ञान सागर से समय कविता का अध्ययन किया, उसका अभ्यास कार्य किया और अब हम अभ्यास सागर में से समय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आपको पता है अभ्यास सागर में हम व्याकरणिक कार्य का अध्ययन करते हैं और इस पाठ का व्याकरणिक कार्य है विसर्ग चिन्ह। बेटा, विसर्ग का आपको पता है जब हम एक ही वर्ण के पीछे दो बिंदु लगा देते हैं या दो डॉट लगा देते हैं और उसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है, जैसे निहि संकोच, पुनः, फलतः आदि। बेटा, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके पीछे विसर्ग लगा होता है और हम उसका उच्चारण ह के समान ही करते हैं। तो इन्हीं शब्दों का, इसी विसर्ग चिन्ह का आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। बेटा, ये है अभ्यास सागर का छठा पाठ, जिसके अंदर कुछ पंक्तियां दे रखी हैं और इनमें से आपने विसर्ग का चिन्ह छांटना है। जैसे यहाँ पर पुन के आगे लगा हुआ है हलंत, विसर्ग, इसको हम क्या कहते हैं, पुनः। क्योंकि जो भी विसर्ग वाले शब्द होते हैं उनको हम है के उच्चारण से बोलते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे ही शब्द दे रखे हैं, अधः, प्रीणामतः, नमः, मनः, प्रातः काल, पुनः। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग लगाइए। आप देखो, अथ था ये, उसके आगे विसर्ग लगा दिए, अतः, फलतः, अंतःकरण, प्राय, संभवतः, विशेषतः। अब आपके सामने कुछ मोटे और काले रंग के अक्षर दिए गए हैं, जिसके सामने हमने ऐसा अक्षर लिखना है जो इन सब को पूरा करता हो। तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। अब बिना किसी संकोच को हम क्या कहते हैं, निसंकोच। तो हमने क्या इसका बना दिया दोबारा से, तुम अपनी दुविधा को निसंकोच हमें बताओ। क्योंकि बिना किसी संकोच के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, निसंकोच। इसलिए के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, अतः। अतः महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। इसके बाद है, गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। अब परिणाम स्वरूप की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फलतः, क्योंकि फलतः का भी अर्थ यही है। अक्सर, अक्सर को हम क्या बोलते हैं, प्राय, और इसके आगे हम विसर्ग लगा देते हैं। अब इन शब्दों के लिए हमने ऐसे शब्दों का यूज करना है जिसके आगे विसर्ग लगती है। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। दोबारा को हम क्या कहते हैं, पुनः। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह मतलब निसंदेह। तो आपने इन शब्दों की जगह विसर्ग वाले शब्द लगाकर इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। आगे है हमारे पास कुछ गद्यांश दे रखा है। ये छोटी सी 3 लाइनें दे रखी है। इनमें से हमने जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को छांटना है। बेटा, आपको पता है जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जब संपूर्ण जाति का शब्द दिया होता है तो वो जातिवाचक, और जो भाव ऐसे होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें से जैसे हम जातिवाचक संज्ञा ढूंढेंगे, सबसे पहले देखो, रणथंभौर। रणथंभौर क्या है, नाम है, तो इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालेंगे। राणा हमीर, अब हमीर क्या है, ये भी नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। अब महाराज, महाराज तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसको जातिवाचक संज्ञा में रखा है। हमीर ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान। अब मुसलमान क्या है, मुसलमान तो एक जाति का नाम है, तो इसलिए हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। योद्धा, योद्धा भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको भी जातिवाचक संज्ञा में। उनके सामने था, उनका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से भराया हुआ। अब व्यथा क्या होती है, पीड़ा, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ये एक भाव है हमारे मन का, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगी। कौन हो तुम, हमीर ने पूछा। तो हमीर क्या था, पहले ही व्यक्तिवाचक संज्ञा था, जो हमने पहले इसमें लिख दिया था। इसके बाद है, नीचे दिए गए
खंड कै में शब्द दिए गए हैं, खंड ख में उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अब इनको आपस में मिलाइए। सबसे पहले हमारा पुत्री, पुत्री किसको बोलते हैं? सुता, तन्या, बेटी, असुर, दानव, दैत्य, धनुज, निशाचर, गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, पृथ्वी, अचला, धरती, धरा, वसुधा, देवता, देव, सुर, अमर, अजर। इसके बाद है हमारा बाईं ओर दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्दों को दाईं ओर दिए गए शब्दों में से छांटिए। अब आपके सामने शब्द है उपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार। उदार, अनुदार। साकार, निराकार। नवीन, प्राचीन। नवीन नया, प्राचीन पुराना। साकार जिसका आकार होता है, निराकार जिसका आकार नहीं होता। उदय, उदय का विपरीत होता है अस्त हो जाना। कायरता, वीरता। इसके बाद है नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब हमारे पास शब्द है यतन। यतन के आगे हमने या तो उपसर्ग लगाना है या इसके पीछे प्रत्यय लगाना है। अब हम इसके आगे क्या लगा देंगे? उपसर्ग। प्र प्लस यतन, प्रयतन। और अगर हमने प्रत्यय भी लगा दिया शील तो क्या बन जाता है? प्रयतन शील। भीषण, भीषण के आगे हमने वी उपसर्ग लगा दिया, वी प्लस भीषण, विभीषण। और अगर ता प्रत्यय लगा दिया तो विभीषण ता। समय, आ उपसर्ग, आ प्लस समय, असमय। और अगर हम समय के पीछे इक प्रत्यय लगा देते हैं तो वो सामायिक बन जाता है। इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। बल, निर प्लस बल, निर्बल। तो इसके लिए बेटा मैं आपको एक उपसर्ग प्रत्यय की वीडियो भी सेंड करूंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कविता समय में से संयुक्त व्यंजन वाले 4 शब्द लिखिए। अब आपको पता है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन से होते हैं? जिसमें एक वर्ण आधा होता है क्योंकि उसके साथ व्यंजन नहीं लगा होता है, और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। जैसे मुक्ता, मुक्ता में क आधा और त पूरा, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं होता और इसके साथ स्वर होता है। ब्रह्मांड, अब यहाँ पर ह जो है आधा है। प्रयत्न, यहाँ पर त आधा है, न पूरा, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। योद्धा, ऐसे ही ध आधा और ये ध पूरा। अब आपके सामने कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं जो आपने भरकर पूरा करना है। खाने के साथ यदि डैश भी हो तो मजा आ जाए। अब खाने के साथ अचार है या आचार? बताओ क्या है? खाने के साथ अचार है क्योंकि अचार तो हमारा व्यवहार होता है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। अब कौन सी अवधि है? ये अवधि, क्योंकि ये भाषा है और ये अवधि समय होता है। चाहे प्राण चले जाएं पर अन्याय का साथ मत दो। अन्याय, ये वाला अन्याय ठीक है, ये वाला अन्याय गलत है। 1 मई को विद्यालय के वार्षिक परिणाम निकलेंगे। अब परिणाम है या परिमाण? परिणाम, क्योंकि परिणाम रिजल्ट को बोलते हैं और परिमाण हमारा माप तोल को बोलते हैं। नियत समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। नियत समय मतलब सही समय पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जहां पहुंचना सरल हो वहां पर किसको क्या बोलते हैं? सुगम। जहां जाया ना जा सके, अगम। जिसका कोई पार न हो, अपार। विशाल हृदय वाला, उदार। जंगल में अपने आप लगी आग, दावानल। जो बहुत बोलता हो, वाचार। ये आपके सामने हेल्प बॉक्स दे रखा था, इसमें से छांट कर हमने यहाँ लिखने हैं। इसके बाद है हमारे पास एक गद्यांश दे रखा है, इसमें से आपने अशुद्ध वर्ड छांटने हैं। अशुद्ध शब्दों को छांटकर उसको आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे आपके सामने प्रदूषण की मात्रा गलत है, बड़े ऊ की आनी थी, बड गलत है, सबकी, परेशानी, ये सभी शब्द गलत है। इसे आप अपने आप ही छांटेंगे और इसको दोबारा से सही करके लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तित करके लिखिए। अब एक वचन बहुवचन आपने पढ़ रखे हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं।
खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ बहुवचन से हमने एक वचन बना देना है। रंग बिरंगे छाते सुंदर लग रहे हैं। रंग बिरंगा छाता सुंदर लग रहा है। दुकानदार टोपी बेच रहा है। दुकानदार टोपियां बेच रही हैं। तो बेटा अब आपके सामने है समय का महत्व बताते हुए 100 से 125 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ये अनुच्छेद लिखा हुआ है, लेकिन बेटा आपने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपने प्रयत्न से समय का महत्व अनुच्छेद लिखना है और वो अपनी उत्तर पुस्तिका में, व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप कोशिश करना, जो समय के बारे में हमने कविता में पढ़ा कि समय का क्या महत्व है, एक उदाहरण भी हमने डाली का लिया था कि पत्ता अगर टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। तो इस प्रकार से आप अपना कोशिश करेंगे, अपने प्रयत्न से समय का महत्व अनुच्छेद लिखेंगे। धन्यवाद।